नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा में क्या कुछ कहा जाएगा, जो नई नीति है उसमें ब्याज दरों पर क्या स्थिति होगी, पूरी दुनिया में महंगाई दर और ब्याज दरों को लेकर के क्या कुछ स्थिति बन रही है, उस पर करेंगे स्पेशल डिस्कशन हमारे आज के फोकस में। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइन्स। आरबीआई मौद्रिक नीति का ऐलान कुछ ही देर बाद सुबह 10 बजे गवर्नर शक्तिकांत दास देंगे मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की जानकारी। 3 दिनों से चल रही है मुंबई में बैठक, सबकी निगाहें आरबीआई की विकास दर और महंगाई के अनुमानों पर। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2019 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती का किया ऐलान। अमेरिकी फेडरल रिजर्व से पहले ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान हुआ है। मुख्य ब्याज दर अब 3.25% के स्तर पर। स्टॉक एक्सचेंजेस में किसी भी तरह की सिस्टमिक गड़बड़ी को रोकने के लिए बाजार नियामक सेबी ने कसी है कमर। सर्विलांस में हुई गड़बड़ तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज पर भी गिरेगी गाज। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिरी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी निगाहें रहेंगी और हम विशेष तौर पर आपको 10 बजे सीधे लिए चलेंगे मुंबई, जहां पर आरबीआई गवर्नर आज मौद्रिक नीति का ऐलान करेंगे। पल पल की खबर डी न्यूज के साथ। लेकिन कल स्टॉक एक्सचेंज में मूवमेंट को लेकर के राजनीतिक बहस भी छिड़ी है। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शेयर बाजार को लेकर के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब भी लोकसभा चुनाव में हार से उबर नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाजार के निवेशकों को अब गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं, जबकि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में पहली बार मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से ज्यादा हुआ और आज भारत का इक्विटी बाजार दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के मार्केट कैप में प्रवेश कर चुका है। पिछले 10 वर्ष के सफलतापूर्वक मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारा मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन से अधिक हुआ है, यानी 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट कैप का कीर्तिमान प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने प्राप्त किया है। और आज भारत का जो इक्विटी मार्केट है, ये पहली बार विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जो मार्केट कैप है उसमें से एक भारत बना है। जो पीएसयूज लिस्टेड है मार्केट में, उसका भी जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 गुना मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या मई में सालाना आधार पर 5% बढ़ी और करीब 14 करोड़ के आसपास रही। 13 करोड़ 90 लाख एग्जैक्ट अगर आप नंबर्स देखें। कोविड महामारी से पहले के स्तर से ये 14% ज्यादा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की ये रिपोर्ट है जिसमें ये जानकारी दी गई है। इक्रा ने रिपोर्ट में कहा है कि जो कीमतें हैं वो स्थिर बनी हुई हैं। इस बीच घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में लगातार सुधार के साथ भारतीय विमानन उद्योग का जो दृष्टिकोण है वो स्थिर है। इस वर्ष यानी 24-25 में भी ये रुझान जारी रहने की संभावना है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले महीने एयरलाइन की क्षमता सालाना आधार पर 6% बढ़ी और अप्रैल 2024 की तुलना में करीब 2% ज़्यादा रही। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में घरेलू हवाई यात्री
यातायात करीब 13% की वृद्धि के साथ 15 करोड़ के पार पहुंच चुका है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि भारतीय विमानन कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में करीब 24% बढ़ी और 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई। एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में हवाई यात्रियों की आवाजाही में जो तेजी देखी गई वो इस वर्ष भी जारी रह सकती है। और अब निवेशकों से के जो हित हैं उनसे जुड़ी एक अहम खबर यह है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा के लिए बहुत ही अहम कदम उठाया है। कोई भी असामान्य या संदिग्ध ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर होती है और उसमें चूक हो जाती है तो सेबी ने अब स्टॉक एक्सचेंजेस पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। इसके तहत शेयर बाजार, दूसरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस पर लगने वाले जुर्माने का एक नया फ्रेमवर्क जारी किया गया है। निगरानी से संबंधित अगर चूक हुई तो वित्तीय जुर्माने की जो राशि है वो पिछले साल में शेयर बाजार की जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन या फिर डिपॉजिटरी है उसके कुल वार्षिक राजस्व और वित्त वर्ष में ऐसी चूक के मामलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी। सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। वित्तीय जुर्माने की राशि के बारे में सेबी ने कहा है कि अगर किसी एमआईआई का कुल वार्षिक राजस्व 1000 करोड़ रुपए से कम है तो निगरानी संबंधी चूक के पहले मामले में 25 लाख, दूसरे मामले में 50 और तीसरे मामले में 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर किसी एमआईआई का कुल वार्षिक राजस्व 1000 करोड़ रुपए से कम और 300 करोड़ रुपए तक है तो चूक के पहले मामले में 5 लाख रुपए, दूसरे मामले में 10 और तीसरे मामले में 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्व अगर 300 करोड़ रुपए से कम है तो निगरानी संबंधी चूक से पहले मामले में 1 लाख रुपए, दूसरे मामले में 2 और तीसरे मामले में 4 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया। जुर्माना लगाए जाने पर संबंधित एमआईआई को 15 दिनों के भीतर ये जो राशि है उसको सेबी के पास जमा करना पड़ेगा, जिसको बाद में इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन फंड में जमा कर दिया जाएगा। और अब बाजारों का हाल देख लेते हैं कैसे गिफ्ट निफ्टी की आज शुरुआत हुई। आज थोड़ी सी गिरावट आज नजर आई और 7 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिले वो भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट का माहौल आज दिख रहा है स्पष्ट तौर पर। सेंसेक्स की ओपनिंग 42 अंक नीचे 75,030 के स्तर पर हुई है और निफ्टी भी आज गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी फ्लैट कारोबार दिख रहा है। 14 अंक नीचे 22,805 के स्तर पर निफ्टी। आज बढ़ने वाले शेयर्स पर निगाह डाल लेते हैं कहां पर इस वक्त हलचल दिख रही है। सेंसेक्स आप देखें करीब 300 अंक ऊपर, निफ्टी 500 और बैंक निफ्टी 88 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ने वाले शेयर्स में विप्रो सबसे ज़्यादा 4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स और हीरो मोटोकॉर्प में भी बढ़त दिखाई दे रही है। आज के लूजर्स में इंडसइंड बैंक करीब 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एसबीआई लाइफ में भी 0.5% की गिरावट है। कोटक बैंक 0.5% गिरा। एलएनटी और आईटीसी में भी इस वक्त गिरावट का रुख दिख रहा है। लेकिन बाज़ारों में जो गिरावट थी शुरुआत में वो अब रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमने आपको अपडेट में अभी बताया कि जो बाज़ार है वो अब पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहे हैं। ये डाउ जोन्स फ्यूचर्स के आंकड़े 37 अंक ऊपर, S&P 500 और नैस्डैक में गिरावट का वायदा बाज़ार में एक ट्रेंड दिखाई दिया। एशियाई बाज़ारों की बात करें तो आज जापान में गिरावट है 42 अंकों की, हांगकांग में गिरावट है करीब 40 अंकों की, कोरिया में 18 अंकों की बढ़त। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार क्या है उम्मीदें आरबीआई की पॉलिसी से करेंगे चर्चा। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted
for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब बात करते हैं आज के फोकस की, जो है RBI की पॉलिसी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की जो बैठक है उसका आज आखिरी दिन है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास सबसे थोड़ी देर बाद मौद्रिक नीति का ऐलान कर देंगे। जो समिति के द्वारा लिए गए फैसले हैं उसकी घोषणा करेंगे। ये घोषणा होती है ब्याज दरों से संबंधित। जानकारों का मानना है कि आर्थिक वृद्धि में तेजी के चलते MPC रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए स्थिर रख सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये लगातार 8वां मौका होगा जब ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का फैसला लिया जाएगा। हमने आज की टॉप लाइन में आपको बताया था कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है। ये फैसला कल लिया गया, यानी वहाँ पर जो अब उम्मीद है इन्फ्लेशन को लेकर के वो अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने फेडरल रिजर्व से पहले ये फैसला लिया। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के बाद शायद यूरोप फॉलो कर सकता है, लेकिन अब ECB ने पहले ये फैसला लिया है ब्याज दरों में। और 2019 यानी कोविड के बाद पहली बार किसी मेजर इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट में कमी का ऐलान किया गया है। कल 1.25% क्या कहें 0.25% की कटौती, 3.25% का जो कटौती का ऐलान किया गया, उसके बाद 3.25% ब्याज दरें यूरोप के 26 देशों में अब तय हो गई हैं। रिजर्व बैंक क्या फैसला करता है उस पर हमारी निगाह रहेगी। RBI ने फरवरी 2023 से रेपो रेट में यानी मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसे लगातार 7 बार से 6.5% पर स्थिर रखा है। देखने वाली बात यह है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति इस बैठक में रेपो रेट को लेकर के क्या फैसला लेती है। मौद्रिक नीति से आम आदमी को ही नहीं, बैंकिंग सेक्टर को भी उम्मीदें होती हैं। किशोर लोढ़ा जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर जी नमस्कार, उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से बैंकिंग सेक्टर, खासतौर पर जो है NBFCs हैं जिस क्षेत्र में आप हैं, क्या उम्मीदें हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो इस चीज़ को हम 2 क्षेत्रों में देख सकते हैं कि संभावनाएं क्या हैं और उम्मीदें क्या हैं। तो जहाँ पहले मैं संभावनाओं को ये कोशिश करूँगा कि मैं क्या संभावनाएं देख पा रहा हूँ, उसके बाद शायद मैं अपेक्षाएं रख पाऊँ। तो यदि पिछले कुछ समय को देखेंगे तो RBI का लगातार फोकस इन्फ्लेशन पे रहा है और इस वक्त 2 बड़ी बातें भारत की इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। पहली बात है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की GDP की ग्रोथ है वो बहुत ही रोबस्ट है और पिछले साल के पूरे साल में हमारी GDP की ग्रोथ 8.2% रही है, जो कि सारे अनुमानों से ज़्यादा साबित हुई है। ज़्यादातर एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि अगला पिछले साल हमारी GDP ग्रोथ करीबन 7-7.5% होगी, जबकि हमारा एक्चुअल ग्रोथ 8.2% हुआ है, जो कि विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रहा है। तो क्लियरली इस वक्त GDP ग्रोथ को लेकर कोई कंसर्न नहीं है। दूसरा है लिक्विडिटी। तो बाजार में लिक्विडिटी थोड़ी कम जरूर है, लेकिन RBI लगातार इंटरवेंशन कर रहा है। जब भी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है RBI बाजार में लिक्विडिटी पंप इन कर रहा है, और जब लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो RBI लिक्विडिटी सक कर रहा है। ऐसे में यदि पिछले 6-7 RBI की मॉनेटरी पॉलिसी को आप नोटिस करेंगे तो RBI का एकमात्र फोकस रहा है इन्फ्लेशन। चूंकि ग्रोथ और लिक्विडिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, इसलिए RBI इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस किए हुए है। और RBI ने इसका जो बेंचमार्क सेट किया है वो 4% है। पिछले 4-5 महीनों में हमें इन्फ्लेशन में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है और इन्फ्लेशन पिछले आंकड़ों के अनुसार 5% से नीचे चला गया है। लेकिन RBI का 4% का जो टारगेट है उससे अभी भी इन्फ्लेशन ऊपर है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन 4% से नीचे चला गया है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है। इसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन अभी भी 4% से ऊपर है। और इस साल का यदि RBI का फोरकास्ट देखेंगे पिछली मॉनिटरी के हिसाब से, तो उस पूरे साल का फोरकास्ट 4.5% के आसपास RBI ने इन्फ्लेशन का फोरकास्ट दिया है।
तो ऐसी परिस्थितियों में ये लगता है कि आरबीआई का फोकस इन्फ्लेशन पे ही रहेगा और अभी इमीडिएट तौर पे मुझे रेट कट में कोई कमी होती, रेट कट होती हुई नजर नहीं आती है। कम से कम अक्टूबर के महीने तक मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद कोई ब्याज दरों में कोई कटौती ना हो। तो ये संभावनाएं मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ। चलिए, तो आप तो कह रहे हैं ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, ये तो अमूमन पूरा बाजार इस स्टेटस को लेकर के चल रहा है। फोकस आपने कहा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पर है, कुछ प्रेशर्स ज़रूर है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो प्रेशर है वो फूड इन्फ्लेशन पे बना रहेगा, साथ ही साथ फ्यूल पर भी नजर आएगी। फ्यूल में थोड़ा सा ईज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बजट भी राउंड द कॉर्नर है। लेकिन अब आते हैं आपके सेक्टर पर, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर जिसमें आप ज़्यादा लेंडिंग करते हैं। ऐसे में सारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स को कर्ज मिलता रहे, उचित दर्ज पर कर्ज मिलता रहे, समय पर मिलता रहे, उसके लिए लिक्विडिटी की जो व्यवस्था है उसके लिए आरबीआई क्या कुछ कदम उठा सकता है? देखिए, हमारे सेक्टर में जो क्रेडिट गैप है वो बहुत बड़ा है। हमारे सेक्टर में ओवरऑल एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट गैप 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है और जो कि हर साल बढ़ते जा रहा है। तो 4-5 साल पहले के आंकड़े उठा के देखेंगे तो ये करीबन 60 लाख करोड़ था, अभी ये 90 लाख करोड़ हो गया है। तो इस क्षेत्र में लिक्विडिटी की कमी और क्रेडिट गैप होना ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका कोई इमीडिएट तौर पे कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा है और गैप्स बहुत कम है। इसके अलावा तो दूसरी चीज़ों का दूसरे इम्पैक्ट जो इस वक्त हो रहा है वो है कि ब्याज दरें पिछले करीबन 1-1.5 साल से काफ़ी बढ़ी हुई है, जिसका भी छोटे और मझोले व्यापारियों पर असर पड़ता है। तो स्वाभाविक तौर पे एज ए सेक्टर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार और आरबीआई ऐसे कदम उठाएगा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए थोड़ी सी लिक्विडिटी की कोई स्पेशल व्यवस्था हो और साथ में ब्याज दरों की जब भी कमी आए वो इस क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के लोगों को ये उम्मीद है कि पहले लिक्विडिटी की यदि कोई व्यवस्था हो सके एमएसएमई क्षेत्र के लिए तो इस क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और हमारा एक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जो कि हिंदुस्तान में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। करीब 15 करोड़ लोग हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनका सीधा रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यदि इस क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था होती है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बेहतर कदम है। लेकिन जो आरबीआई है अपने तौर पर क्या कुछ कर सकता है एनबीएफसीज को और ज़्यादा दुरुस्त बनाने के लिए और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए? उसमें क्या कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? एनबीएफसीज की तरफ से क्या कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं आरबीआई के मौद्रिक नीति को ध्यान में रखते हुए? देखिए, यदि पिछले कुछ समय से देखेंगे तो आरबीआई ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जिससे कि एनबीएफसी को कोई सहूलियत मिल सके। नवंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में एनबीएफसी का रिस्क वेट बढ़ा दिया गया है बैंक लेंडिंग के लिए, तो बैंक लेंडिंग थोड़ी महंगी हो गई है, बैंक बोरिंग एनबीएफसी के लिए महंगी हो गई है और आरबीआई ने कुछ एनबीएफसी को ऑफ लेट पेनलाइज भी किया है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फ्रेमवर्क आरबीआई से पिछले कुछ समय में आया नहीं है जिससे एनबीएफसी को बहुत कुछ सहूलियत मिल सके। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं वो हमेशा इस बात का एडवोकेट करते रहे हैं कि कुछ स्पेशल एनबीएफसी का जो प्राइमरी मकसद है कि जिन लोगों को बैंक जहां तक बैंक नहीं पहुंच पाता वहां तक हम पहुंच पाते हैं और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन और क्रेडिट अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा जरिया है एनबीएफसी। उसके लिए इस वक्त काफ़ी सारे कदम उठाए जा सकते हैं और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इस वक्त बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक अलग सेगमेंट ऑफ एनबीएफसी बनाएं। जैसे कि पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बनाई गई, इस वक्त यदि एक ऐसा फ्रेमवर्क बने जो कि एमएसएमई के लिए ही डेडिकेटेड हो एनबीएफसी, तो उस क्षेत्र में जो एमएसएमई की समस्या है उस पर बहुत हद तक उसके लिए काफ़ी मदद उस क्षेत्र में मिल सकती है। तो ऐसे में इस तरह के कुछ यदि बदलाव होते हैं तो वो इस क्षेत्र को काफ़ी मदद कर सकते हैं। हालांकि ऐसा अभी इमीडिएट तौर पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस बात के कोई कयास नहीं लगाए जा सकते। किशोर जी, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे कि जो पेमेंट्स की व्यवस्था है इसमें डिजिटाइजेशन बहुत हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत हो रही है, तो क्या टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए इस पूरी लैंडिंग प्रक्रिया को और ज़्यादा इंक्लूसिव बैंकिंग के लिए? छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code.
before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और वापस लौटते हैं अपने चर्चा पर। और हमारे साथ किशोर लोढ़ा जी जो कि युग्र कैपिटल के CFO हैं वो जुड़े हुए हैं। तो किशोर जी, हम तकनीक की बात कर रहे थे, कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। RBI नहीं बल्कि आप लोगों के स्तर पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है थोड़ा सा और भी ज़्यादा सहूलियत पहुंचाने के लिए इस पूरे सेक्टर को, जिससे भी आप लैंड करते हैं। तो क्या कुछ उम्मीद है उस पर? देखिए, एक परिवर्तन जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है वो है कि जो कन्वेंशनल लेंडिंग होती थी उससे धीरे धीरे NBFC और कुछ बैंक भी धीरे धीरे कैश फ्लो लेंडिंग पे मूव कर रहे हैं। आज के तारीख में जो बोरोवर है उनके काफ़ी डेटा अवेलेबल हैं। जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जब से GST आया है, तो क्रेडिट एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है और कैश फ्लो को समझना आसान हो गया है। तो उस क्षेत्र में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है जहां लोग कोलेटरल बेस्ड लेंडिंग से कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये बदलाव जारी है। इसमें NBFC बैंकों की तुलना में थोड़े तेज हैं, वो पहले कर पा रहे हैं, लेकिन ये बदलाव लगातार जारी रहेगा। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है वो है पेमेंट गेटवेज और क्रेडिट और UPI। जी। ये जो दो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, इससे जो ऋण मिलने में सुविधा है, जो आप ऑन टैप छोटे छोटे लोन ले सकते हैं, वो व्यवस्था ऑलरेडी RBI ने पिछले साल डिक्लेयर कर दी थी और उसमें बहुत बड़ा काम हो रहा है और धीरे धीरे ये बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है। क्या जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उसके अलावा आप लोगों के लिए कैपिटल के और भी सोर्सेज हैं किशोर जी? मिसाल के तौर पर म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ी संख्या में फंड मैनेज कर रहे हैं। क्या आप वहाँ से कुछ कैपिटल देख रहे हैं या फिर आप कुछ फॉरेन कैपिटल उठा पाएँ और फिर अपने सेक्टर को लेंड कर पाएँ जहाँ पर हैं? कुछ इस तरह का इनोवेशन क्या सेक्टर में सोचा जा रहा है? इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन काफी कुछ समय से होते हुआ नजर आ रहा है कि म्यूचुअल फंड, जहां तक NBFC लेंडिंग का सवाल है, वो धीरे धीरे काफी स्लो हो गया है। खासकर 2018 के बाद यदि हम डेटा देखेंगे तो म्यूचुअल फंड NBFC को बहुत ज्यादा क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। जब से DHFL IL&FS की घटना घटी है उसके बाद से म्यूचुअल फंड बहुत ही स्लो हो गए हैं और जो थोड़ा बहुत क्रेडिट वो कर भी रहे हैं NBFC के लिए, वो बहुत ही AAA या AA रेटेड एंटिटीज के लिए कर रहे हैं, वो भी बहुत कम क्वांटम में। सो म्यूचुअल फंड से बहुत बड़ा फंड फ्लो NBFC सेक्टर में नहीं हो रहा है। लेकिन जहां तक ग्लोबल इंपैक्ट फंड का सवाल है, वहां से बहुत बड़ा कैश फ्लो लिक्विडिटी सपोर्ट भारत में इस वक्त आ रहा है। हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, हमारे पास भी आज की तारीख में दुनिया के सारे बड़े ग्लोबल DFI है जो कि हमारे लेंडर हैं। पिछले साल हमने FMO से $30 मिलियन का कर्ज जुटाया था। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से करीबन $30 मिलियन का कर्ज जुटाया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने करीबन $20 मिलियन लिया था। वाटर इक्विटी से $10 मिलियन का कर्ज लिया था। तो इस तरह के जो ग्लोबल संस्थान है उससे काफ़ी पैसा आ रहा है और ख़ास तौर पर जो हमारे जैसे क्षेत्र हैं जिससे रोजगार पैदा हो रहे हैं, जिससे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फायदा हो रहा है, महिलाएं जहां उद्योगों से जुड़ी है उनके लिए, और जहां सोलर, ग्रीन, वॉश, इस तरह के क्षेत्रों से जो क्षेत्र जुड़े हैं उनके लिए ग्लोबल लिक्विडिटी का काफ़ी अवेलेबिलिटी इस वक्त है। जी, अंतिम सवाल आपसे ये कि थोड़ा सा हम पल्स समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके जरिए, क्योंकि आप MSMEs में लार्ज सेक्शन को डील कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एसेट क्वालिटी या फिर क्या प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, लोन्स को वापस करने का जो ट्रेंड है उसके लिहाज से, जो उनका हेल्थ है, उनका स्टेट ऑफ द इकॉनमी है, वो कैसा आप समझ पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर? और क्योंकि वो एक तरह से रीढ़ कहे जाते हैं MSMEs, तो वहाँ से आप लोगों को क्या संकेत मिल रहे हैं? तो आप SME एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ करीबन 200 सेक्टर है और 2000 सब सेक्टर है। तो आप यदि इसको ब्रॉडली 3 भागों में बांट के देखेंगे तो आपको शायद एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। पहला है कि छोटे और मझौले MSMEs, दूसरा है लार्जर MSMEs, और तीसरे सेगमेंट जिसको मैं देखता हूँ वो है कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड MSMEs हैं। तो इस वक्त जो छोटे और मझौले SMEs हैं जो कि भारत की कंजम्पशन स्टोरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है किशोर जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर बाद अब RBI की मौद्रिक नीति की समीक्षा का ऐलान होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और UP के रायबरेली दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब ये स्पष्ट है कि
कि उनको एक सीट छोड़नी पड़ेगी। खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाना चाहती, लेकिन यूडीएफ में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया है। मुस्लिम लीग ने वायनाड से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं केरल कांग्रेस अध्यक्ष का दावा है कि के मुरलीधरन चुनाव लड़ सकते हैं। के मुरलीधरन को बीजेपी के सुरेश गोपी ने हरा दिया था। विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, क्या खबर आ रहा है? बड़ी खबर क्या प्रियंका गांधी वहां जाएंगी? पहले कहा जा रहा था कि रायबरेली से वो लड़ सकती हैं, लेकिन ये वायनाड जाने का फैसला क्यों लिया गया? डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अभी जो ये मीडिया में खबर आ रही है वो डेफिनेटली बड़ा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट बड़ा ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो अपने केरल के यूनिट के ये यूडीएफ के सहयोगी मुस्लिम लीग है, उसने जो ये कल डिमांड की है कि हम राहुल गांधी के अलावा गांधी परिवार के दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधी सीधी बात ये थी कि उसमें हमारा डील था कि राज्यसभा का एक सीट मुस्लिम लीग को मिलेगा केरल से, तो इसके बदले में उन्होंने राहुल गांधी को ये पूरा सपोर्ट दिया था। अब चाहे आप हम जानते हैं कि राहुल गांधी वहां मुस्लिम लीग के भारी सपोर्ट के कारण ही इतने 4 लाख के मार्जिन से चुनाव जीते। बिल्कुल, ये बात तय है कि अगर रायबरेली से राहुल गांधी इस बार सीट वहां पे रिटेन नहीं करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो ये क्लेम है, बिग क्लेम है कि गांधी परिवार ने एक बार फिर से रायबरेली में उत्तर प्रदेश में अपनी आधार मजबूत की है, तो शायद उनका ये टॉल क्लेम शायद खत्म हो जाएगा उस दिन से, जैसे ही राहुल गांधी रायबरेली को रिजाइन करेंगे। अब वो कम से कम गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी वायनाड को जो एक सुरक्षित जगह अपने लिए मान लिया है कि राहुल गांधी के बजाय अगर प्रियंका गांधी को वहां से उतारा जाए तो उनका भी जीत सिक्योर है। इसलिए वहां ये विरोध हो रहा है कि राहुल गांधी के बाद यूडीएफ में जो मुस्लिम लीग है वो कम से कम। चलिए विनोद जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वायनाड की सीट अमेठी या रायबरेली नहीं है, लेकिन अब तो एक ऐसी हड्डी बनती जा रही है कि जिसको आप न निगल सकते हैं न गोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा मामला अब उनके खिलाफ भी जा सकता है। आप कह रहे हैं वहां विरोध हो रहा है, खुद मुस्लिम लीग की वजह तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी। कांग्रेस की तरफ से वहां प्रदेश कांग्रेस जो है वो एक तरह से ये अपना क्लियर किया है मुस्लिम लीग के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जो सुधाकरन कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सुरेश जो अभी गोपी ने जो कैंडिडेट को हराया है कि मुरलीधरन को, वो कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है वायनाड से लड़ने के लिए। तो कांग्रेस अपना क्लेम जो है वायनाड पे रखे हुई है, लेकिन मुरलीधरन के उस चीज को लेके वायनाड में मुस्लिम लीग मानता है कि ये पूरा कंस्टिट्यूंसी उनका है। पॉपुलेशन के हिसाब से वायनाड जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो मुस्लिम लीग भला इसको क्यों छोड़े इस मौके को। तो ये एक सवाल जो है कांग्रेस के सामने में, आपने बिल्कुल कहा ये गले की हड्डी है कि आप अगर वायनाड को छोड़ते हैं या रायबरेली को छोड़ते हैं, दोनों स्थिति में राहुल गांधी कुछ न कुछ अपने क्रेडिबिलिटी तो लूज करने जा रहे हैं। लेकिन ये रायबरेली को क्यों रिटेन करना चाह रहे हैं? वायनाड सीट को रिटेन कर सकते हैं, आराम से प्रियंका जी को लड़ा सकते हैं। पहले ही बात हो रही थी कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को लड़ाने की बात थी, अचानक रातों रात फैसला किया गया कि नहीं भाई अब राहुल गांधी लड़ेंगे। देखिए, आप ये जान रहे हैं हम पिछले 30-35 साल से कांग्रेस का जो आधार उत्तर प्रदेश में था, लगातार खिसकते खिसकते एक सीट पे पिछले 2019 के इलेक्शन में आप हमने देखा है। इस बार कांग्रेस ये मानती है कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्रदर्शन के साथ साथ अखिलेश यादव का जो टॉल क्लेम है कि हमने ये 37-38 अपने सीटें जीती है, तो कांग्रेस का मानना है कि इसमें राहुल गांधी फैक्टर ही चला है। मतलब कांग्रेस ये मानती है कि कांग्रेस बिहार हो या यूपी हो या पश्चिम बंगाल हो, मुस्लिम वोट को यूनाइट करने में कांग्रेस का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को ये लगता है कि अगर यूपी से जाने के बाद ये उनका जो एक क्लेम है कि यूपी में उन्होंने कांग्रेस को जिंदा किया है, शायद ये क्लेम जो रायबरेली छोड़ने के बाद खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा सकते। यूपी में जिस बात को लेके आप इलेक्शन आप लोगों ने जीता है, जिस बात को लेके आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, शायद वो इलेक्शन कैंपेन किसी बाई इलेक्शन में चलेगा, ऐसी गारंटी नहीं। लेकिन विनोद जी, वायनाड वाले भी तो ये आरोप लगा सकते हैं भाई आप बोल रहे थे वायनाड मेरा परिवार है और उसके बाद आप परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं। ये तो बात वायनाड वाले समझते थे ना कि भाई जब उनका इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद वो साहब अपने माँ की सीट से जाकर के लड़ रहे हैं तो उन्हें छोड़ देंगे। तो वायनाड वाले भी तो कह सकते हैं भाई कि आप परिवार मानते थे, अब कहाँ गया परिवार का वो वायदा। अजय, ये डेवलपमेंट जो अभी केरल से जो ये डेवलपमेंट की खबर सब आ रही है वो उसके बहुत मायने हैं। उसके मायने ये भी है कि आप ये देखिए कि सीपीएम की सरकार वहाँ है जो एंटी इनकम्बेंसी के लोड से दबी हुई है
और वो उसमें कांग्रेस एक मौका देख रही है कि वहां केरल में कांग्रेस की सीट जो है यूडीएफ की, वो फिर से सरकार बना सकते हैं। अगले साल वहां इलेक्शन होने वाला है। तो राहुल गांधी अल्पसंख्यकों को क्या जवाब देंगे? वो तो उनको अपना परिवार बता चुके हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो उनको क्या जवाब देंगे? क्यों सीट छोड़ रहे हैं वहां पे? उनके साथ में इसीलिए कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को उतारे। उनका मतलब होता है गांधी परिवार, और गांधी परिवार से अगर राहुल गांधी के बजाय अगर वहां प्रियंका गांधी भी आती हैं तो वो सीधे सीधे कांग्रेस का क्लेम रहेगा कि हमने परिवार से एक व्यक्ति को उतारा है। लेकिन जब मुस्लिम लीग का ये दावा है कि हमारा डील जो है वो राज्यसभा सीट के बदले में राहुल गांधी को सपोर्ट करने का था, तो हम आपके परिवार को दूसरे को नहीं मानेंगे। राहुल गांधी अगर यहाँ हैं तो वो के है, लेकिन अगर राहुल गांधी के बदले में आप कल अगर आप प्रियंका गांधी को खड़ा करेंगे तो उसमें हमारी दिक्कत है कि हमें अपने कैंडिडेट को फिर हम उतारेंगे। ये कंट्राडिक्शंस जो है अभी यूडीएफ में है, और स्टेट कांग्रेस जो है इसके पैचअप करने के लिए अपना जो कैंडिडेट चलो विनोद जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आप इस पर निगाह बनाए रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा या फिर कहें ऐलान, सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर गवर्नर शक्तिकांत दास इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज आरबीआई की मौद्रिक नीति का ऐलान होने वाला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऐलान जो कि मुंबई से होगा। आपको अब सीधे लिए चलते हैं आरबीआई